मित्रों, आज के लेक्चर के अंतर्गत हम क्रिप्टो करेंसी के विषय में समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, जब क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई थी तो शुरुआत के बाद जैसे जैसे वो प्रसारित हुई तो भारत में भी इसके संदर्भ में जानकारी मिली। तो भारत ने भी इस पर कई सारे एक्शन लेने का प्रयास किया। तो इसके संदर्भ में हम डिटेल से समझने से पहले आप पहले ये समझिए कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे ये आई, और क्रिप्टो करेंसी से होने वाले क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और क्रिप्टो करेंसी को कैसे ट्रेस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसके विषय में भी हम समझते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ ये समझिए, क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की एक डिजिटल मुद्रा है, अर्थात एक आभासी मुद्रा है। राइट, आभासी का मतलब ये होता है एक इस प्रकार की मुद्रा होती है जो कहीं ना कहीं किसी नेटवर्क प्रोटोकॉल या अर्थात एल्गोरिदम द्वारा निर्धारित की जाती है या किसी क्रिप्टोग्राफी द्वारा भी निर्धारित की जाती है, तो उसे हम आभासी मुद्रा बोलते हैं। राइट, इसे हम फिजिकल रूप से नहीं छू सकते हैं। राइट, इसे हम फिजिकल रूप से नहीं छू सकते हैं, इसलिए इस मुद्रा को हम आभासी मुद्रा भी बोलते हैं। अब बात ये आती है कि क्रिप्टो करेंसी जो है, क्रिप्टो करेंसी जो है एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है, अर्थात एक आभासी मुद्रा है। इसे हम फिजिकली नहीं छू सकते हैं, और ये जो उपयोग की जाती है एक्चुअली में नेटवर्क टू नेटवर्क से ही की जाती है, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति के माध्यम से ये किया जाता है। तो ये एक प्रकार का सार्वजनिक लोगों के बीच में किया जाता है, और इस पर विशेष कोई एक व्यक्ति नियंत्रित नहीं करता है। इस पर विशेष एक व्यक्ति नियंत्रित नहीं करता है, इसमें सामूहिक नियंत्रण होता है। लेकिन इसमें जो नियंत्रित होते करते हैं उनको खुद ही इसके विषय में जानकारी नहीं होती है कि किस प्रकार से इसके विषय में कौन इसको किसी ने जैसे पे किया है या बिटकॉइन से पे किया है, तो वो उसको खुद ही नहीं पता होता है कि मैंने किसे पे किया, कैसे काम किया है। राइट, लेकिन इतना जरूर है कि इसमें जो भी व्यक्ति काम करते हैं तो वो सभी का एक नियंत्रण रहता है, वो सभी का एक नियंत्रण रहता है। लेकिन ये जागरूकता नहीं होती है कि कौन कौन व्यक्ति इसमें ज्वाइन होते हैं। अगर आप जैसे बिटकॉइन से आप पेमेंट करते हो, राइट, पहले आप एक चीज़ समझ लो बिटकॉइन क्या होती है, फिर आपको दिक्कत क्रिएट होगी कि एक्चुअली में सर क्या बता रहे हैं। देखो क्या होता है, एडवांस से पढ़ने से पूर्व पहले आप बेसिक चीज़ें समझिए। क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, यह एक प्रकार की क्या है, डिजिटल मुद्रा है। राइट, ये एक डिजिटल मुद्रा है और इसे एक आभासी मुद्रा भी बोलते हैं। आभासी मुद्रा क्या होती हैं, एक्चुअली ऐसी मुद्राएं होती हैं जिन्हें केवल आभास ही किया जा सकता है, फिजिकली रूप से इसे टच नहीं कर सकते हैं, फिजिकली रूप से इसे टच नहीं कर सकते हैं। और आप जानते हो ये दो प्रकार से नियंत्रित की जाती है। पहली तो नियंत्रित की जाती है, अर्थात हम क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं कर रहे हैं अभी यहाँ पे। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है, लेकिन डिजिटल मुद्रा में आप जानते हो कई सारी मुद्राएं भी आ जाती हैं, कई सारी मुद्राएं आ जाती हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर आप पढ़ना, वो पूरा जो मैंने आपको बताया था, जो डिजिटल मुद्राएं थी, जो CBS के आधार पर जो NEFT है, RTGS, IMPS, ये सभी डिजिटल मुद्राएं हैं। राइट, लेकिन आप जानते हो इसी में आती है क्रिप्टो करेंसी भी है। तो क्रिप्टो करेंसी भी एक डिजिटल मुद्रा है। तो आप जानते हो क्रिप्टो करेंसी को कैसे नियंत्रित किया जाता है और अन्य आभासी जो मुद्राएं होती हैं उनको कैसे नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि डिजिटल मुद्राएं एक प्रकार की आभासी ही मुद्राएं होती हैं जो कहीं ना कहीं देखा जाए फिजिकली इनको हम टच नहीं कर सकते हैं, फिजिकली हम इनको टच नहीं कर सकते हैं, इनको बोलते हैं डिजिटल मुद्राएं। लेकिन भारत में अब एक ऐसी मुद्रा आ गई है जो डिजिटल रूप में भी मौजूद है और उसे टच भी कर सकते हैं। तो वो एक डिजिटल मुद्रा है, उसको हम पूर्णतया आभासी मुद्रा नहीं बोल सकते हैं। तो आपने 1 दिसंबर 2022 से वो लागू हुए हैं। कुछ भुवनेश्वर, बेंगलोर है और दिल्ली, ऐसे बड़े बड़े जो राज्य हैं उनमें पायलट योजना के तहत उनको संचालित किया गया है। राइट, चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी डिजिटल मुद्रा एक आभासी मुद्रा है, और आप जानते हो आभासी मुद्रा की केवल हम बात करते हैं तो दो प्रकार से नियंत्रण होती है। पहले से ये होती है किसी नेटवर्क माध्यम से द्वारा। राइट, नेटवर्क प्रोटोकॉल के माध्यम से द्वारा, नेटवर्क प्रोटोकॉल अर्थात एल्गोरिदम होता है, उसके माध्यम से क्या है, इसको नियंत्रित किया जाता है। राइट, तो इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट काम करती है तो वो इसको ट्रेस कर लेती है, अर्थात जो आभासी मुद्रा, ऐसी कई सारी आभासी मुद्राएं हैं
जो यूपीआई आधारित गूगल पे, फ़ोन पे या आप किसी भी से बैंक से जो लिंक होती हैं उनसे आप जानते हो क्या लेन देन करते हो, ट्रांजेक्शन करते हो, जैसे आईएमपीएस से भी करते हो, आरटीजीएस से करते हो और एनईएफटी से करते हो। तो ये भी क्या है, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल पर आधारित है, ठीक है, और इनको नियंत्रित किया जाता है और गवर्नमेंट इनको ट्रेस करती है, समझ रहे हो, गवर्नमेंट इनको ट्रेस करती है। तो आप जानते हो गवर्नमेंट इस पर जिस प्रकार से आप जैसे लेन देन करते हो तो गवर्नमेंट इस पर क्या है अपना चार्ज लगा देती है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था आरटीजीएस पे कितना लगता है, आईएमपीएस पे कितना लगता है, ओके, और जो आपका एनईएफटी है उस पर कितना लगता है। तो आपको मैंने कल सब कुछ क्लियर किया था ना। तो ये नेटवर्क प्रोटोकॉल पर आधारित होती हैं और ये नियंत्रित होती हैं और गवर्नमेंट जो होती है, सरकार जो होती है, तो उसको क्या करती है, ट्रेस कर लेती है। जबकि कुछ ऐसी आभासी मुद्राएं भी होती हैं जो आप जानते हो क्रिप्टोग्राफी पर आधारित होती हैं, क्रिप्टोग्राफी पर आधारित होती हैं और इनको सरकार ट्रेस नहीं कर सकती, इनको सरकार ट्रेस नहीं कर सकती है क्योंकि ये सबसे कम सस्ते में ही ये लेन देन इसमें हो जाता है, क्योंकि सरकार को इससे कोई बेनिफिट नहीं होता है। सरकार इस क्रिप्टोग्राफी को जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा जो इसको मतलब कि नियंत्रित किया जाता है आभासी मुद्रा को, तो वो क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से जब नियंत्रित होती है तो उसमें जो क्या है कि ये क्रिप्टोग्राफी क्या होती है कि इसमें थर्ड कोई संस्था या कोई पर्सन एक जिम्मेदार नहीं रहता। संस्था या कोई गवर्नमेंट की हम बात कर लेते हैं तो इसमें वो कोई भी इन्वॉल्व नहीं कर पाती है। इसलिए ये क्रिप्टोग्राफी जो है इसी के माध्यम से एक हाईलाइट होती है, अर्थात एक हाई ग्राफिक कार्ड होता है, एक कंप्यूटर होता है, उसके माध्यम से इसको नियंत्रित किया जाता है। तो ये जो होती है ये ट्रेस नहीं होती है, राइट, ये ट्रेस नहीं होती है। तो ऐसी भी मुद्राएं क्या बोली जाती हैं, आभासी मुद्राएं ही बोली जाती हैं। लेकिन बस ये है कि ये मुद्राएं जो होती है इसी को तो बोलते हैं क्या, क्रिप्टो करेंसी। इसे क्या बोलते हैं, क्रिप्टो करेंसी, अर्थात इसके अंतर्गत क्या आ जाती है, क्रिप्टो करेंसी आ जाती है, राइट। जबकि इन आभासी मुद्राओं में आप जानते हो जितनी भी आपको मैंने अभी तक मुद्राएं पढ़ाई हैं, जैसे डिजिटल पेमेंट के आधार पे हमने आपको मुद्राएं पढ़ाई, तो वो सभी क्या हैं, वो एक नेटवर्क प्रोटोकॉल पर आधारित है, गवर्नमेंट उनको ट्रेस करती है। जबकि क्रिप्टो करेंसी एक क्रिप्टोग्राफी पर आधारित होती है, क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से नियंत्रित की जाती है, इसमें किसी कोई संस्था या कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं हो पाती है। इसलिए आप जानते हो ये क्या है, क्रिप्टोग्राफी द्वारा नियंत्रित होती है। तो आप ऐसे समझिए क्रिप्टो करेंसी भी एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा ही है और एक आभासी मुद्रा है, राइट। और इसे क्रिप्टोग्राफी द्वारा नियंत्रित किया जाता है और सरकार इसको ट्रेस नहीं कर सकती है, मेरे सरकार इसको ट्रेस नहीं कर सकती है। और आप जानते हो इसमें जो यूज होती है, राइट, इसमें जो यूज होते हैं कुछ बिटकॉइन होते हैं, जैसे आप जानते हो कि वैलेट माने जाते हैं, जैसे बिटकॉइन का एक वैलेट है, एथेरियम क्या है, एक वैलेट है, तो एथेरियम रिपन है और इसी में बिटकॉइन है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार से वैलेट है, जैसे आपको मैंने बताया था जैसे पेटीएम का वैलेट होता है, राइट, इसी प्रकार अपना एक जिसमें ऐड मनी करना पड़ता है, राइट, उसी में आप जानते हो फोन पे है, गूगल पे है, तो उनके अपनी एक ऐड मनी होती है, उनकी क्या होती है, ऐड मनी होती है। तो ऐड मनी ऑप्शन दिया जाता है तो उसमें कुछ बैलेट डालना पड़ता है, तभी आप क्या कर सकते हो, आप उसमें लेन देन कर सकते हो। तो आप जानते हो उसी प्रकार से इस क्रिप्टो करेंसी में भी लेन देन के लिए कुछ वैलेट होते हैं, तो वही वैलेट का नाम है बिटकॉइन। क्या है, बिटकॉइन, राइट, यही वैलेट के नाम क्या है, बिटकॉइन है। या इसमें और भी आते हैं, ये बिटकॉइन ही के लिए नहीं आता, एथेरियम भी आता है, राइट, रिफन भी आता है, तो ये कुछ इसमें शामिल होते हैं। तो हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये माना जाता है बिटकॉइन, क्योंकि ये सबसे महंगा भी है, बिटकॉइन माना जाता है, इनको हम इसमें शामिल करते जरूर हैं। तो आप जानते हो आप इस चीज़ से समझ लोगे तो ये फिर कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही है, राइट, कोई अलग नहीं है, ये भी क्रिप्टो करेंसी ही है, ये भी क्रिप्टो करेंसी की क्या है, वैलेट है। तो बात ये आती है कि क्रिप्टो करेंसी के जन्मदाता कौन थे, कैसे क्या आई, तो इसके विषय में कोई पूर्ण सूचना तो नहीं मिलती है, बस इतना जरूर है कि वो व्यक्ति कहाँ के थे वो भी है, और उनका नाम क्या था इतना तो पता है, लेकिन वो व्यक्ति कहाँ हैं, कैसे हैं, अभी वर्तमान में हैं कि नहीं, इनके विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती है, राइट, इनके विषय में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। और क्रिप्टो करेंसी की जो शुरुआत हुई थी वो 2009 में हुई थी, राइट, कब हुई थी, 2009 में। और इसकी जो जन्मदाता माने जाते हैं वो सतोशी नाकामोटो, सतोशी नाकामोटो, ये इसके जन्मदाता माने जाते हैं और ये जापान के थे, ये जापान के थे। लेकिन इनके विषय में
कंप्लीट जानकारी नहीं मिलती है कि सतोशी नाकामोटो कहाँ हैं, कैसे हैं, अभी हैं कि नहीं पता चलता है, राइट। तो उन्होंने ही क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत की थी 2009 में। तो धीरे धीरे जब वो क्रिप्टो करेंसी के विषय में अन्य लोगों को जानकारी मिली तो उनको लगा कि हाँ, ये बिल्कुल सस्ते में ही इसमें लेन देन किया जा सकता है, तो लोग इसकी तरफ आकर्षित हुए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करने लगे, इसमें ट्रांजेक्शन अर्थात लेन देन करने लगे, निवेश करने लगे। तो आप एक चीज़ सोचिए यहाँ पर, लेकिन इससे क्या है, लोगों को बेनिफिट तो है, लेकिन इससे कई सारे आप जानते हो इससे हानिकारक या चुनौतियां इसके सामने हैं। वो कैसे हैं, जैसे कि आप जानते हो जो कई सारे ऐसे वायरस हैं, ठीक है, रैनसमवेयर जैसे एक वायरस है, उसने भी क्रिप्टो करेंसी को हैक किया था। तो वो भी आप जानते हो, जब उसने ट्रेस किया उसको, तो उस पर आप जानते हो उसने पे किया था क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में, राइट, बिटकॉइन में उसने मांगा था। तो आप जानते हो ये एक चुनौती है इसके सामने। दूसरी बात चुनौती ये है कि इसको कोई तो ट्रेस नहीं कर सकता है, राइट, इसको कोई तो ट्रेस नहीं कर सकता है। तो ट्रेस ना होने की वजह से आप जानते हो क्या होता है कि ट्रेस ना होने की वजह से आप जानते हो कि जो सामने वाले व्यक्ति को अगर आप लेन देन करते हो तो लेन देन में आपको ये नहीं पता होता कि हम किसे लेन देन कर रहे हैं, बस आपने बिटकॉइन लेन देन कर दिया, उसने उधर से कर दिया, लेकिन ये पता नहीं है कि जो लेन देन किया है वो व्यक्ति कौन है, कैसा है, ये कोई जानकारी नहीं होती है। तो ये एक प्रकार की ब्लॉकचेन पर आधारित होती है। कैसी होती है? ब्लॉकचेन पर आधारित होती है। तो ब्लॉकचेन तकनीक क्या है? ये एक प्रकार की ऐसी तकनीक है जैसे ए कोई व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है, राइट, एक व्यक्ति ए है, एक बी व्यक्ति है। अगर ये बिटकॉइन में इसको क्या कर रहा है, ठीक है, निवेश कर रहा है, इसको पे कर रहा है, राइट, ये बिटकॉइन में इसको पे कर रहा है, राइट। तो इसने तो ये पे कर दिया, लेकिन आप जानते हो इसने जब ये पे किया है तो ये व्यक्ति को खुद नहीं पता कि ये व्यक्ति मैंने जिसे पे किया वो कौन है, और इसे नहीं पता कि ये व्यक्ति जिसने मुझे पे किया वो कौन है। इस विषय में जानकारी नहीं मिलती है, राइट, इस विषय में जानकारी नहीं मिल पाती है। दूसरी बात इसमें ये आती है कि यही एक चुनौती है, राइट, कि यहाँ पे ये नहीं पता होता है कि मैंने किसे क्या पे किया है। दूसरी बात है कि इसमें एक प्रकार से देखा जाए तो सार्वजनिक नेटवर्क होता है, राइट, सार्वजनिक एक प्रकार का नेटवर्क होता है जो इस लेन देन में एक क्रिप्टोग्राफी की तरह काम करता है, राइट, इसमें बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। तो ये क्या है? एक क्रिप्टोग्राफी है, ठीक है, और ये एक देखा जाए तो एक कंप्यूटर होता है। तो ये कंप्यूटर के माध्यम से ये लेन देन होता है, लेकिन आप जानते हो ये लेन देन जो है, राइट, ये लेन देन जो है इसमें उच्च कंप्यूटर होना चाहिए, अर्थात एक प्रकार सा ऐसा कंप्यूटर होना चाहिए जो हाई ग्राफिक कार्ड का हो, एक उच्च कंप्यूटर होना चाहिए, मतलब जिसकी हाई ग्राफिक क्षमता ज़्यादा हो, हाई ग्राफिक कार्ड का हो। इससे क्या होता है, ये लेन देन होता है। तो आप जानते हो यही उच्च जो ग्राफिक कार्ड है इसे बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी, या क्या बोलते हैं? क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। तो इसी से ये नियंत्रण किया जाता है। और ये भी आप जानते हो कि ऐसा नहीं है कि ये फ्री करता हो, लेन देन जो है ये फ्री नहीं होता है, ये भी जो कुछ पैसे लेता है, ठीक है, ये भी कुछ पैसे लेता है, माइनिंग कुछ लेता है, ठीक है। तो ये हम अभी आपको बताएंगे, डिटेल से और समझाएंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज़ और आप समझ लो कि बिटकॉइन जो है, राइट, जैसे ये है बिटकॉइन का सिंबल इस प्रकार का होता है। तो ये जो बिटकॉइन है ये अगर आप देखा जाए तो 3908 रुपये डॉलर के बराबर होता है, अर्थात एक बिटकॉइन बराबर आप जानते हो 3908 रुपये के बराबर, अरे सॉरी, ये डॉलर है, राइट। अगर आप इसको रुपए में निकालते हैं तो एक बिटकॉइन बराबर 2.5 लाख, ठीक है, 2,50,000 रुपये के बराबर होता है। तो आप खुद समझ सकते हो कि बिटकॉइन कितना महंगा है, राइट, कितना महंगा है। तो हर व्यक्ति तो इसमें कर नहीं सकता है, तो बात ये आती है कि अगर आपके पास 2,50,000 रुपये नहीं है, मान लो 2,50,000 रुपये नहीं है, अगर आप बिटकॉइन खरीदना चाहते हो तो भी आप बिटकॉइन को ले सकते हो, लेकिन वो एक बिटकॉइन नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो अधिकतम देखोगे तो 8 × 10⁻⁻8 के बराबर है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति के पास में अगर 1,000 रुपये, 1,000 डॉलर है, राइट,
$1000 है, तो वो भी इस बिटकॉइन को परचेज कर सकता है, वो भी इस बिटकॉइन को परचेज कर सकता है। तो मैंने आपको बताया नहीं कि 10⁻⁸ यानी कि 1/, इस प्रकार से आप इसको शामिल कर लो, ठीक, 1। तो ये क्या हुआ कि 10⁻⁸ का मतलब ये है कि अगर बिटकॉइन का एक बिटकॉइन जो है उसका 8वां भाग, एक बिटकॉइन का 8वां भाग तक व्यक्ति क्या कर सकता है, बिटकॉइन को खरीद सकता है। इसका कारण क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास में एक बिटकॉइन के बराबर रुपया नहीं है, अगर आप बिटकॉइन को लेना चाहते हो, तो इसका 1/8वां भाग यानी कि 10⁻⁸ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास इस बिटकॉइन का 1/8वां हिस्सा भी अगर आपके पास पैसा के बराबर है, तो भी आप बिटकॉइन को ले सकते हो, लेकिन वो बिटकॉइन आपका एक बिटकॉइन के बराबर नहीं होगा। ये समझ में आया आपको? तो ये क्यों दिया गया? ये इसलिए दिया गया है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कर सकें, खरीद सकें, इसमें निवेश कर सकें, पेमेंट कर सकें। इसलिए ये बिटकॉइन जो है ये 10⁻⁸ तक ये काम करती है, राइट। अब मान लो किसी के पास 2.5 लाख रुपए नहीं है, तो वो एक बिटकॉइन को कैसे खरीद पाएगा? तो अगर उसके पास एक 2.5 लाख का अगर 8वां हिस्सा भी है, राइट, 2.5 लाख का अगर उसके पास 8वां हिस्सा है, तो वो भी बिटकॉइन को ले सकता है, लेकिन वो उसकी कीमत जो है एक बिटकॉइन नहीं रहेगी, राइट। तो ये चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए। दूसरी बात आप जानते हो कि ये अगर जैसे कोई व्यक्ति पेमेंट करता है, मान लो ये व्यक्ति जो कोई पेमेंट करता है, तो वो अगर पेमेंट करेगा तो वो जनरेट जो करता है, राइट, तो वो 21 मिलियन तक कर सकता है। तो ये एक प्रकार की सीमित होती है, 21 मिलियन तक आप किसी को पेमेंट कर सकते हो बिटकॉइन से, यानी कि 21 मिलियन बिटकॉइन को आप जनरेट कर सकते हो अधिकतम। 21 मिलियन बिटकॉइन का मतलब ये हुआ कि अगर आप 21 मिलियन, एक बिटकॉइन 2.5 लाख रुपए के बराबर है, तो आप ऐसे समझ लो कि 21 मिलियन बिटकॉइन तक आप किसी को जनरेट कर सकते हो, इसको जनरेट करके पेमेंट कर सकते हो, राइट। इससे इतना आप लेन देन कर सकते हो। तो ये एक सीमित होती है, ठीक। तो ये क्या है, सीमित होती है। और आप जानते हो इससे क्या है कि मुद्रास्फीति बढ़ने के चांस नहीं होते हैं, मुद्रास्फीति बढ़ने के चांस नहीं होते हैं। इससे अपस्फीति, डिफ्लेशन जिसे बोलते हैं, बढ़ने की संभावना रहती है, बढ़ने की संभावना रहती है। एक्चुअली में मुद्रास्फीति क्यों नहीं बढ़ सकती है? क्योंकि ये सीमित है, क्योंकि ये एक प्रकार की सीमित है। तो सीमित लेन देन होने की वजह से आप जानते हो कि मुद्रास्फीति में किसी प्रकार का ज़्यादा मुद्रा की स्फीति नहीं हो पाएगी, अर्थात उच्च मुद्रास्फीति में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होगी। तो मुद्रास्फीति पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बस ये है कि अपस्फीति बढ़ने की संभावना हो जाती है, यानी मुद्रास्फीति के विपरीत डिफ्लेशन, ठीक है। तो ये बढ़ने की इसकी संभावना हो जाती है, क्योंकि ये लेन देन जो है वो सीमित है। अब बात ये आती है कि अगर कोई व्यक्ति अब एक चीज और समझो, यहाँ पे समझने से पहले एक चीज समझ लो, बिटकॉइन को प्राप्त करने की कुछ विधियां होती हैं, उसको थोड़ा समझ लो। बिटकॉइन प्राप्त करने की विधि, पहली विधि होती है माइनिंग के माध्यम से या उत्पन्न करना, माइनिंग या उत्पन्न करने से है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी, राइट। अगर ये व्यक्ति क्या करता है, इसको पेमेंट करता है, राइट, इसको पेमेंट करता है, तो इस पेमेंट करने में पहले क्या होता था, जैसे जो अब डिजिटल में जो नेटवर्क प्रोटोकॉल था, राइट, ये वाली हम बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, जैसे एक बैंक दूसरी बैंक में जब आप इन्वेस्ट करते हो या पेमेंट करते हो, तो फिर क्या होता है कि आप जानते हो इसमें आरबीआई का सीबीएस होता है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है, तो वो इसको ट्रेस करता है। वो क्या करता है, ट्रेस करता है। तो आप जानते हो कि इसमें जब वो ट्रेस करता है तो गवर्नमेंट उस पर क्या लगाती है, जो आपको लाभ हुआ है, राइट, जो आपको लाभ हुआ है, पूंजीगत लाभ होता है, तो लाभ पूंजी पर वो क्या है, एक टैक्स लगा देती है गवर्नमेंट, ओके। तो वो टैक्स लेती है, ठीक है। वो किस में होता है, वो होता है जैसे नेटवर्क प्रोटोकॉल में होता है, जैसे एनईएफटी है या आपका कोई आरटीजीएस है या कोई अदर आप ले लो। तो उसके माध्यम से क्या होता है कि गवर्नमेंट जब उसको आप जब लेन देन करते हो, गवर्नमेंट उसको ट्रेस करती रहती है, और गवर्नमेंट जब ट्रेस करती है तो फिर क्या है, वो आपके पे पेमेंट रख लेती है, तो वो गवर्नमेंट उस पर अपना टैक्स लगाती है, ठीक है।
अब बात ये आती है कि जैसे व्यक्ति इससे लेन देन करता है क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, बिटकॉइन से, तो वो अगर यहाँ से परचेज या कुछ भी यहाँ पे या लेन देन कर रहा है, राइट, यहाँ पे कुछ भी लेन देन कर रहा है या किसी से परचेज कर रहा है, कोई प्रोडक्ट सर्विस परचेज कर रहा है, सर्विस दे रहा है, राइट, ऐसा कुछ भी करता है या कोई पेमेंट करता है, तो ऐसे में क्या होता है, इस व्यक्ति ने इसको कुछ पेमेंट किया, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक उच्च हाई जो ग्राफिक कार्ड होता है जिसे क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं, राइट, तो यहाँ पर एक उच्च हाई ग्राफिक का एक लैपटॉप होता है या कंप्यूटर होता है, उसके माध्यम से क्या है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है या बिटकॉइन है उसको क्या किया जाता है, यहाँ पर लेन देन किया जाता है, राइट, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लेन देन करते हैं, तो उसमें एक क्रिप्टोग्राफी यूज की जाती है, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं, या इसे हम बोल सकते हैं उच्च कार्ड ग्राफिक, उच्च ग्राफिक कार्ड, उच्च ग्राफिक कार्ड का एक लैब कंप्यूटर होता है जो इसे नियंत्रित करता है, जो इसे नियंत्रित करता है। इसमें किसी प्रकार की कोई आरबीआई नियंत्रित नहीं करती या कोई भी संस्था किसी देश की ले लो वो नियंत्रित नहीं करती है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई गवर्नमेंट का नियंत्रण नहीं रहता है, तो गवर्नमेंट इसको ट्रेस नहीं कर पाती, तो गवर्नमेंट को इससे कोई फायदा नहीं मिलता है। जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था नेटवर्क प्रोटोकॉल है, तो गवर्नमेंट उस पर अपना टैक्स लगाती रहती है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है इसको ट्रेस ही नहीं कर पाती है। तो सबसे बड़ी समस्या इसके सामने, ये गवर्नमेंटों के सामने, सरकार के सामने रहती है कि सरकार जो भी इसमें अगर किसी प्रकार का लेन देन हो रहा है तो सरकार को इससे कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से आप जानते हो कई सरकारें हैं इसको मतलब कि रिस्ट्रिक्शन लगाए रखती हैं कि ये कहीं ना कहीं देखा जाए कि कोई भी सरकार है वो हर एक सरकार बेनिफिट चाहती है। अब इस पे लेन देन हो रहा है और इस पे लेन देन जो क्रिप्टोग्राफी है जो लेन देन कर रहा है तो वो उसको कुछ मिल जाता है। जैसे आप जैसे लेन देन कर रहे हैं तो कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। मान लो अगले वाले व्यक्ति ने लेन देन किया तो उसको बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन क्या गवर्नमेंट को बेनिफिट मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। जो मतलब वो उच्च ग्राफिक कार्ड का कंप्यूटर यूज कर रहा है और अपना लेन देन कर रहा है तो उस व्यक्ति को बेनिफिट मिल जाता है, उस व्यक्ति को मिल जाता है, लेकिन इससे गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती थी सरकार के सामने, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, चाहे अपने देश की हो चाहे अन्य देशों की हो, सभी के सामने यही चुनौती थी। तो हर एक गवर्नमेंट, हर देश की गवर्नमेंट जरूरी नहीं से अपनाए, कोई गवर्नमेंट अपनाती है कोई नहीं अपनाती है। जैसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनाया है, जैसे मार्शल द्वीप आइसलैंड है, ठीक है, उसने भी इसको लीगल टेंडर माना है। इसके बाद मध्य अफ्रीका गणराज्य है, अल सल्वाडोर जिसे बोलते हैं, सॉरी अल सल्वाडोर भी है, तो इन्होंने भी आप जानते हो जो क्रिप्टोग्राफी है उसे अपनाया है, राइट। लेकिन बहुत से सारे देश हैं जैसे पूर्णतः प्रतिबंध किया है, बांग्लादेश ने पूर्णतः प्रतिबंध कर रखा है, चाइना ने भी इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। लेकिन भारत की बात की जाए तो भारत में भी अगर आप इसके संदर्भ में समझोगे तो 2017 में सरकार ने इस पर एक्शन लिया था। 2017 में जब सरकार ने एक्शन लिया तो सरकार ने क्या काम किया कि इससे संबंधित कुछ दिनेश शर्मा कमेटी बैठाई, राइट। तो दिनेश शर्मा जो कमेटी थी वो कमेटी एक्चुअली में देखा जाए तो उस कमेटी ने इस पे पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की सिफारिश दी। दिनेश शर्मा कमेटी थी, उसे लिख सकते हो दिनेश शर्मा कमेटी, उसने पूर्णतः इस पे क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित करना की बात कही। देखो एक तो होता है बैन, बैन का मतलब है पूरा खत्म कर देना, एक होती है मनाही, मनाही का मतलब ये होता है कि हाँ अगर मुझे लगेगा ठीक है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर मुझे लगेगा कि ये चीज़ होनी चाहिए, मेरे भारत में होनी चाहिए, हमारे हित के लिए होनी चाहिए, तो वो मनाही से भी एक अपने को उसे एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन बैन एक चीज़ ऐसी होती है जिसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल बैन है, पूर्णतया बंद है, बाहर कर देते हैं उसे। तो भारत में भी इस पे पूर्णतया प्रतिबंधित करने की बात आई थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, सुभाष चंद्र जब कमेटी आई, और सुभाष चंद्र एक वित्त सचिव थे, सेक्रेटरी, फाइनेंशियल सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने क्या किया, इस ब्लॉकचेन जो तकनीक थी, राइट, ब्लॉकचेन तकनीक थी, उस ब्लॉकचेन को अनब्लॉक करने की बात की। इसके लिए उन्होंने सिफारिश दी आप ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाइए, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी बनाइए ताकि ये क्या हो सके, अनब्लॉक हो सके। तो इससे क्या है कि गवर्नमेंट को बेनिफिट हो सके। बात यह है कि ब्लॉकचेन का मतलब यहाँ पे ऐसा है, जैसे आप जानते हो कि यहाँ पे एक व्यक्ति है और इसको लेन देन कर रहा है, तो ये व्यक्ति जो है इसको बेनिफिट होगा, इसको बेनिफिट हो सकता है, लेन देन कर रहे हैं, ये अगर किसी और को कर रहा है, ये किसी और का कर रहा है, ये इस प्रकार से नेटवर्क जुड़ा रहता है, इस प्रकार से ये नेटवर्क जुड़ा रहता है, ठीक है।
तो इसमें जो लेन देन कर रहे हैं, इसमें जो लेन देन कर रहे हैं इनको बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि ये लेन देन तभी कर सकते हैं इनके पास उच्च ग्राफिक हाई कार्ड का लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए। तो इससे क्या है कि ये क्रिप्टोग्राफी जो है इससे नियंत्रित होगी। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये ब्लॉकचेन क्यों है। ब्लॉकचेन ये इसलिए है क्योंकि आप जानते हो कि जैसे ये व्यक्ति जो है, राइट, ये व्यक्ति है जैसे इसको लेन देन करता है, तो इसमें ना तो कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व कर पाती है, राइट, ना कोई संस्था ऐसी कोई जैसे भारत में जैसे आरबीआई करती है, तो इसमें कोई भी संस्था ऐसी नहीं कर पाती है। तो ये ब्लॉक हो गई, राइट, क्या हो गई, ये ब्लॉक हो गई। तो ये ब्लॉक का मतलब यही है कि इसमें ना गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, ना कोई गवर्नमेंट की संस्था इन्वॉल्व हो पाती है, बस व्यक्ति टू व्यक्ति है, यानी कि पीयर टू पीयर से जैसे बोलते हैं व्यक्ति टू व्यक्ति। ठीक है, लेकिन व्यक्ति टू व्यक्ति जरूर है, लेकिन व्यक्ति भी इसमें ये नहीं जान पाते हैं कि कौन व्यक्ति कैसे क्या किया लेन देन, बस ये है कि लेन देन कर देते हैं, राइट। तो वो उधर से लेन देन करेगा, तो इससे क्या है कि आपको भी बेनिफिट होगा और आने वाले समय को उस व्यक्ति को भी बेनिफिट हो जाएगा, बस ये है, और इससे सरकार को कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो इसलिए ये क्या है, एक ब्लॉकचेन पर आधारित है। तो इसी ब्लॉकचेन को अनब्लॉक करने की जो बात की थी सुभाष चंद्र कमेटी ने की थी कि इसके लिए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाइए, ठीक है, ताकि इसको अनब्लॉक किया जा सके। तो अमेरिका में भी आप जानते हो इससे क्या होता है, लेन देन किया जाता है। अमेरिका में भी काफ़ी लोग आकर्षित हैं, इसको लेन देन करते हैं। तो अमेरिका अगर कोई ऐसी कोई सॉफ्टवेयर किसी ने कंपनी ने बनाया है या कुछ ऐसा किया है, तो उसको गवर्नमेंट इस चीज़ को गुप्त रखती है। चलो अब बात ये करते हैं कि जैसे ये तो कुछ इससे संबंधित, जैसे अगर देखो जाए तो बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट इससे ये है कि ये कम पैसों में लेन देन हो जाता है इससे, यानी कि कम पैसों में, क्योंकि जो लेन देन करता है उसको ही बेनिफिट होता है, तो वो उसको जो बेनिफिट हुआ है तो वो कम पैसे में ही बेनिफिट करता है। या कोई ऐसा क्रिप्टोग्राफी उच्च ग्राफिक कार्ड वाला जिसके पास कंप्यूटर है उसके माध्यम से लेन देन करता है, तो उसको बेनिफिट हो जाता है, राइट। तो ये क्या है, ये कम पैसों में होता है, कम पैसा में होता है, गवर्नमेंट को कोई पैसा नहीं मिलता, कोई टैक्स नहीं मिलता है इससे। तो इसका ये क्या है कि सस्ते में लेन देन हो जाता है, तो ये इसका एक बेनिफिट है, सस्ते में लेन देन हो जाता है, इसका एक बेनिफिट है। दूसरा, इससे आप जानते हो कि इस पे ये चीज़ें होती हैं कि इसे ट्रेस नहीं कर पाता है कोई, ठीक है, इसे ट्रेस नहीं कर पाता है, तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। लेकिन इसकी कुछ चुनौतियाँ भी हैं। चुनौतियाँ जैसे आप जानते हो कि जो भी कई वायरस हैं, जैसे रेशम बेयर वायरस है, उसके माध्यम से ये क्या हो जाता है, हैक कर ली जाती है, कभी कभी आपने देखा हो, राइट। फिर आप जानते हो कि एक मिनट, हाँ, जैसे आप जानते हो टेरर फंडिंग है, टेरर फंडिंग से संबंधित भी इसमें क्या है, चुनौतियां आ जाती हैं, टेरर फंडिंग हो जाती है इसमें। तो ये कुछ चुनौतियां हैं, बेनिफिट के साथ साथ चुनौतियां। बेनिफिट में मैंने आपको बता ही दिया है कि सस्ते में भी लेन देन हो जाता है, साथ ही साथ आप जान सकते हो इससे जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो भी आप ले सकते हो, बिटकॉइन में बेच सकते हो, ले सकते हो, राइट, ये फिर ट्रेस नहीं होती है, राइट। इसके बाद आप जानते हो कि अगर आप डॉलर में पेमेंट करके बिटकॉइन खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो, ओके। रुपए से डॉलर में परिवर्तित करके बिटकॉइन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। तो इससे कुछ ये बेनिफिट हैं, लेकिन इसके सामने चुनौतियां भी हैं, आप ऐसे समझ सकते हो। चलिए, जबकि भारत में बात की जाए तो भारत में पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं है, क्योंकि 2017 में जब एक्शन लिया गया था तो 2017 से पहले भी 2009 से इसमें स्टार्ट हो गई। तो जिन लोगों को पता चला था, ठीक है, जिन लोगों को पता चला था उन्होंने इस पर क्या काम किया, भारत ने भी भारत के लोगों ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना प्रारंभ कर दिया। और इस वजह से 2017 में जब गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन लिया तो गवर्नमेंट ने इसको पूर्णतः प्रतिबंध नहीं किया, क्योंकि जिनने इन्वेस्ट कर दिया था उनको घाटा हो जाता। तो सरकार ने इस पे इसको लीगल ना मानते हुए इसे गैर कानूनी घोषित किया है, राइट, गैर कानूनी घोषित है, इसको कानूनी दर्जा प्रदान नहीं है। बस इतना है कि सरकार इस पे जिन्होंने पैसा खर्च किए हैं तो वो इस पे कर रहे हैं, लेकिन जिनका नहीं है तो उनको जो कि सुझाव दिया जाता है इसके संदर्भ में, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, कैसे यूज होती है, क्या चुनौतियां हैं, ओके। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात करते हैं डिजिटल मुद्रा में, जो आरबीआई ने अभी 1 दिसंबर 2022 को डिजिटल मुद्रा अर्थात एक डिजिटल रुपया चलाने की बात की थी। इसके संदर्भ में थोड़ा समझते हैं।
देखिएगा, समावेशी विकास को लेकर के सरकार निरंतर प्रयास करती है और सरकार चाहती है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके, सस्ते दामों पे विकास हो सके, राइट, और सस्ते दामों पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या हो सके, आयात निर्यात हो सके। तो इस सुविधा को सुलभ बनाने के लिए सरकार ने डिजिटल रुपया को लाई, राइट। और डिजिटल रुपया जो है एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो डिजिटल रुपया जो है सरकार ने इस संदर्भ में क्यों कदम उठाया, तो आप पहले एक चीज ये समझिए। जैसे आपको मैंने बताया था कि सीबीडीसी, तो सीबीडीसी क्या है, एक सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, एक डिजिटल मुद्रा केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक की एक डिजिटल मुद्रा है, राइट। तो ये क्या करती है कि जो भी मुद्राएं होती हैं डिजिटल, ठीक है, जो डिजिटल मुद्राएं होती हैं तो उनको क्या करती है, ये रेगुलेट करती है। वैसे चलाती तो आरबीआई है, लेकिन सीबीडीसी एक क्या है, केंद्रीय बैंक है, राइट। ये एक डिजिटल केंद्रीय बैंक होती है। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि अगर जो भी जैसे मुद्राएं हैं, डिजिटल मुद्राएं हैं, राइट, तो डिजिटल मुद्राओं को ये क्या करती है, रेगुलेट करती है। अब बात ये आती है कि यह एक चीज ये उम्मीद रखती है, एक चीज ये उम्मीद ये रखती है कि जो भी डिजिटल मुद्राएं हैं, जो भी डिजिटल मुद्राएं हैं, ये लीगल टेंडर प्रतिस्थापित की जा सकती हैं। मतलब इनका मतलब ये है सीबीडीसी का कि जो भी बैंक, जो भी डिजिटल मुद्राएं हैं, जो भी डिजिटल मुद्राएं हैं, उनको लीगल टेंडर में प्रतिस्थापित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी आधार पे आप जानते हो ये काम करती है, इसी आधार पे ये काम करती है। जैसे आप जानते हो कि मान लो कोई एक डिजिटल मुद्रा ले लो, कोई एक डिजिटल मुद्रा ले लो, तो जैसे आप जानते हो डिजिटल मुद्रा जो है, जैसे आप आरटीजीएस ले लो, चाहे एनईएफटी यूपीआई के आधार पे ले लो, राइट। तो ये क्या है, एक डिजिटल मुद्राएं हैं, डिजिटल मुद्रा है। क्या आप जानते हो ये लीगल टेंडर है क्या? नहीं है, लेकिन लीगल टेंडर ये बनाई जा सकती हैं, लीगल टेंडर ये बनाई जा सकती हैं। तो ये एक संभावना होती है। तो सीबीडीसी इस चीज को मैनेज करते हुए चलती है कि अगर कोई डिजिटल मुद्रा है तो वो लीगल टेंडर पर स्थापित की जा सकती है। तो इसी उद्देश्य हेतु आरबीआई ने, सीबीडीसी एक केंद्रीय बैंक है भारत सरकार का, ठीक है। तो इसके तहत आप जानते हो क्या है कि जो डिजिटल रुपया की बात की गई है, डिजिटल रुपया की बात की गई है, तो ये डिजिटल रुपया एक्चुअली में होता क्या है और इसे कैसे लीगल टेंडर भी बनाया गया है, तो वो किस प्रकार से। तो आपको एक चीज मैंने आपको बताया था कि सीबीडीसी इस चीज को निर्धारित करती है कि कोई अगर डिजिटल मुद्रा है तो वो भी लीगल टेंडर पर स्थापित किया जा सकता है, ओके। तो इसी पर आप जानते हो डिजिटल जो रुपया है ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक रुपया है, राइट। ई रुपया जिसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रुपया है। और इलेक्ट्रॉनिक रुपया जो है ये दो प्रकार से लेन देन किया जा सकता है, कई प्रकार से वैसे तो है। जैसे आप जानते हो व्यक्ति से व्यक्ति भी लेन देन किया जा सकता है इससे, और व्यक्ति से थोक विक्रेताओं से भी लेन देन किया जा सकता है, राइट। तो इस प्रकार से इसका लेन देन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो लेन देन कर रहे हो असीमित है। जैसे थोक विक्रेताओं को लेन देन है उसमें इसको एक सीमित कर रखा है, लेकिन व्यक्ति टू व्यक्ति जो लेन देन है उसको थोड़ा बढ़ावा दिया गया है। लेकिन ये जो है ना पायलट प्रोजेक्ट, जो पायलट प्रोजेक्ट है उसके तहत आप जानते हो ये 4 राज्यों में, सॉरी 4 बड़े बड़े महानगर है उनमें ही इसके संदर्भ में जानकारी दी गई है। चलिए, तो अभी जो संचालित हैं डिजिटल रुपया जो है, ठीक है, ये एक सभी राज्यों में नहीं है, पायलट प्रोजेक्ट के तहत रेगुलेट की गई है। चलिए, अब हम बात करते हैं डिजिटल रुपया की। तो आप थोड़ा इसको डिटेल से समझ लो। डिजिटल रुपया एक्चुअली में क्या है, ये भी एक प्रकार का आप देखोगे तो ये डिजिटल मुद्रा ही है। क्या है, ये डिजिटल मुद्रा है। और जबकि ये यहाँ पे बोला गया है डिजिटल मुद्राएं जो हैं एक प्रकार की आभासी मुद्राएं होती हैं। कैसी है, आभासी मुद्राएं हैं। लेकिन ये डिजिटल रुपया जो है आप जानते हो ये आभासी मुद्रा के साथ साथ एक फिजिकली मुद्रा भी है, राइट। जैसे आप जानते हो कि जैसे आप जानते हो कि जो डिजिटल करेंसी होती है, सॉरी जो आपकी करेंसी होती है, पेपर करेंसी होती है, तो उसके माध्यम से जो व्यक्ति लेन देन करते हैं, अपना वास्तविक फिजिकल लेन देन करते हैं, उसी प्रकार से डिजिटल जो रुपया होता है ये भी एक प्रकार से देखोगे तो पेपर करेंसी के ही नुमा होगा, राइट। ये भी पेपर करेंसी के ही नुमा होगा और इसी से क्या है लेन देन किया जाएगा, राइट। इसी से भी लेन देन किया जाएगा। तो आप जानते हो ये एक आभासी मुद्रा भी है, राइट। तो ये डिजिटल रुपया जो है ये अगर आप देखोगे ना तो ये आभासी मुद्रा भी है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो इसे बैंकों द्वारा भी वितरण किया जाएगा, यानी कि इसे बैंकों द्वारा भी वितरण किया जाएगा। तो बैंकों में अगर आप जानते हो जैसे लेन देन होता है
तो जैसे फ़ोन पे या गूगल पे या किसी से भी लेन देन अगर आप करते हो तो ये एक आधार पर बैंकों द्वारा क्या है ये लेन देन किया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात है जैसे इसमें क्यूआर कोड देता है तो क्यूआर कोड है तो क्यूआर कोड से भी लेन देन हो जाएगा। तो आप जानते हो क्यूआर कोड में कोई दिखाई पड़ता है क्या, तो भी आभासी मुद्रा में आ जाता है। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो ये फिजिकली भी है। फिजिकली का मतलब है आप फिजिकल टाइप से भी इसका एक टोकन मिलेगा आपको, डिजिटल इलेक्ट्रॉन रुपया का एक टोकन मिलेगा। इस टोकन से और इसकी जो वैधानिकता है वो पेपर करेंसी के नुमा है। राइट, पेपर करेंसी के नुमा है, यानी कि जो पेपर करेंसी होती है जैसे फेट मनी बोलते हैं, तो ये क्या है फेट मनी होती है। तो फेट मनी आप जानते हो, जैसे आप जानते हो फेट मनी, तो फेट मनी के अंतर्गत जैसे कोई भी मनी होती है अगर उसको वैधानिकता दी जाती है तो वो एक्चुअली में देखा जाए तो वो एक वैध मुद्रा हो जाती है जिसे भारत में कोई भी मना नहीं कर सकता है। राइट, उसी प्रकार से आप जानते हो कि ये जो मनी है टोकन जो है इसको भी एक पेपर करेंसी के समांतर ही माना गया है। ठीक है, इसे भी पेपर करेंसी के समांतर ही माना गया है, अर्थात ये लीगल टेंडर के समान ही माना गया है, अर्थात से लीगल टेंडर हम कह सकते हैं। राइट, तो ये जो है टोकन के माध्यम से भी लेन देन कर सकते हैं। तो ये क्या है फिजिकली है। राइट, ये क्या है फिजिकली है। ओके, तो यहाँ पर आप जानते हो बैंकों के माध्यम से भी लेन देन हो सकता है, टोकन के माध्यम से भी लेन देन हो सकता है। तो यहाँ पर बैंकें हुए, टोकन के माध्यम से हुए, तो इनसे क्या है ये डिजिटल रुपया से लेन देन कर सकते हो। ओके, अब बात ये आती है कि इसमें लेन देन दो आधार पर है, एक है खुदरा के आधार पर, खुदरा व्यक्तियों के आधार पर भी है, दूसरा है इसमें थोक के आधार पर भी है। तो जैसे थोक खुदरा व्यापारी हैं, खुदरा व्यक्ति हैं, जैसे एक दूसरे से लेन देन करते हैं तो खुदरा टाइप में भी आप इसका लेन देन कर सकते हो, खुदरा टाइप में आप इसका लेन देन कर सकते हो। दूसरी बात है थोक में, तो थोक में आप जानते हैं जो बड़े बड़े व्यापारी व्यवसायक होते हैं तो वो भी इसका लेन देन कर सकते हैं, लेकिन उनका लेन देन है असीमित नहीं है, वो थोड़ा सीमित रखा गया है। राइट, क्योंकि अभी सरकार के पास इतनी डिजिटल रुपया की अभी सुविधाएं नहीं कर दी गई हैं कि सरकार निरंतर इस पे ओपन इकोनॉमी के तहत इसको क्या कर दे कि चलो पूरे भारत में लागू हो जाना चाहिए, तो ऐसा तो अभी है नहीं, इसलिए थोक पर इसको क्या है नियंत्रित किया रखा है। फिर भी आप जानते हो ये संपूर्ण भारत में फिर भी नहीं है, क्योंकि 4 महानगरों में ही है, जैसे दिल्ली है, बेंगलुरु है, कुछ ऐसे महानगर हैं, भुवनेश्वर है, तो ऐसों में इनको लागू किया गया, ऐसे में ये लागू किया गया है डिजिटल रुपया। चलिए, तो ये थोक है, जो विक्रेता होते हैं या व्यवसायी होते हैं, व्यापारी होते हैं, ठीक है, वो भी इससे क्या कर सकते हैं लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, खुदरा तो कर ही सकते हैं, तो विक्रेता भी कर सकते हैं। तो ये फिजिकली है। और आभासी मुद्रा में आप जानते हो कि ये एक प्रकार से देखा जाए तो वैसे ही आभासी तो नहीं है, लेकिन आप जानते हो इसे इस प्रकार से आभासी हम बोल सकते हैं क्योंकि ये जो है ना क्यूआर कोड है उससे भी इसका लेन देन होगा। राइट, क्यूआर कोड रिस्पॉन्स कोड होता है तो उससे लेन देन होगा। दूसरी बात है जैसे बैंकों के माध्यम से भी इसका लेन देन होगा। राइट, जैसे आप जानते हो जो जैसे हम पेपर करेंसी का बैंकों में लेन देन करते हैं उसी प्रकार से हम बैंकों में इसका भी डिजिटल रुपया का भी वहाँ पे लेन देन करेंगे। तो डिजिटल रुपया जो है ये सिक्के और पेपर करेंसी दोनों में आएगा। राइट, पेपर यानी कागजी मुद्रा और सिक्के दोनों में आएगा, लेकिन ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में होगा। समझ रहे हो, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में होगा, लेकिन ये सिक्के में भी आएगा और पेपर में भी आएगा। जैसे वर्तमान में कागजी मुद्रा जो है आप यूज करते हो, सिक्के भी यूज करते हो, उसी प्रकार से डिजिटल रुपया जो है ये भी सिक्के में आएगा और पेपर में आएगा। राइट, तो आप जानते हो जैसे आप आरबीआई में सॉरी यहाँ पे बैंकों में आप जैसे इसका लेन देन करते हो उसी प्रकार से आप इसे का भी लेन देन कर सकते हो। राइट, चलिए, तो डिजिटल रुपया इसके कुछ ये प्रमुख जानकारियाँ थी, आपको संदर्भ में समझ में आनी चाहिए। चलो, तो ये भी असीमित नहीं है क्योंकि अभी सरकार पे इस पे पूर्णतया काम कर रही है, तो इस वजह से इसको इतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया है। लेकिन आप जानते हो कि ये यूपीआई और क्रिप्टो करेंसी से थोड़ा अलग है। यूपीआई और क्रिप्टो करेंसी से थोड़ा अलग है, बस इतना है आप दिमाग में रखना। क्योंकि सीबीडीसी आप जानते हो, ठीक है, सीबीडीसी आप जानते हो ये क्या है, ये जानते हो ये क्या है, ये एक प्रकार का देखा जाए तो एक
लीगल टेंडर एक प्रकार की मुद्रा होती है, एक डिजिटल रूप में जारी एक वैध मुद्रा होती है जो लीगल टेंडर है, ठीक है। जिसे फिएट मनी के समान ही इसको दर्जा दिया गया है। और आप जानते हो ये क्या होगा कि ये जो लेन देन किया जाएगा, ये समान जैसे आप लेन देन करते हो ना यही रुपयों का, उसी प्रकार से इसका भी लेन देन है, ये समझ में आपको होना चाहिए। चलो, और कुछ ज़्यादा इसमें है ही नहीं। और भी अगर जैसे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, जैसे वित्तीय संस्थान तक इसको सीमित रखा गया है, बस आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। और जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं, जिसमें आप जानते हो जो वित्तीय बड़े बड़े लेन देन होते हैं सरकारी प्रतिभूतियों के साथ इंटर बैंकिंग लेन देन होते हैं, उसके माध्यम से इसमें किया जा सकता है। चलो, और इसमें खास कोई ज़्यादा है ही नहीं, वैसे लेन देन तो है, हमने आपको बता ही दिया है। खुदरा के आधार पर भी होगा, जैसे सामान्य में लेन देन लोग करते हैं उस आधार पर। साथ ही साथ आप जानते हो वॉलेट में भी टोकन को, जो वॉलेट में है वॉलेट में भी आप रख सकते हो। तो मैंने आपको बताया ना आभासी मुद्रा है, तो वॉलेट में भी इसे रख सकते हो। ऑनलाइन व्यक्तिगत रूप से खर्च कर सकते हो, ऐप के माध्यम से हस्तांतरित कर सकते हो। तो इससे लाभ क्या है, तो इससे लाभ आप जानते हो, इससे लाभ ये होगा कि जो डॉलर है उसकी निर्भरता में कमी आएगी, राइट, डॉलर की निर्भरता में कमी आएगी। ओके, साथ ही साथ आप जानते हो जो भौतिक मुद्राएं हैं उनके भी लागत में कटौती आएगी। तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। चलो, चुनौतियों की बात की जाए, चुनौतियां तो इसमें कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे आप जैसे भुगतान करते हो तो भुगतान डेटा में आपकी गोपनीयता नहीं रहेगी, तो गोपनीयता की यहाँ सबसे बड़ी एक चुनौती मिलेगी आपको। और आप जानते हो कि जो भी आप प्रोटोकॉल के तहत इसे अगर लागू करते हो, राइट, तो इसमें वित्तीय समस्याएं भी क्रिएट हो जाएंगी। तो बस इतना ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको डिजिटल रुपया आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप एक दो बार और देखोगे तो क्लियर कट आपके माइंड में बैठ जाएगा। चलो।